नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टेट सीटेट की क्लासों में एसएसटी सब्जेक्ट में इतिहास का पोर्शन को देखेंगे और उसमें मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है और मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन में एक मोटे मोटे तौर पे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत आता है, मुगल काल आता है, उत्तर मुगल काल आता है और फिर क्या हो जाते हैं, जैसे ब्रिटिश काल स्टार्ट होता है वहां से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बता दें कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है प्रारंभिक मध्यकाल, दूसरा क्या है दिल्ली सल्तनत, तीसरा क्या है मुगल काल और चौथा क्या है उत्तर मुगल काल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कालक्रम है प्रमुख 4 कालखंडों में है, तो उसमें से हम लोग देखेंगे मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए भारतीय इतिहास को समझने के लिए 4 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है और प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक खंड की अपनी अपनी विशेषता है। वहां की विशेषताओं में शासक, संस्कृति, उपलब्धियां भी रही है। प्रत्येक जैसे प्रारंभिक मध्यकाल में हम लोग देखेंगे तो वहां पे आपके गुर्जर प्रतिहार, चोल, चेल, पांडे ये होते हैं और उसके बाद हम लोग आएंगे दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। तो देखिए प्रारंभिक मध्यकाल होता है। प्रारंभिक मध्यकाल में ये स्टार्ट होता है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। कितने? 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक स्टार्ट होता है और साथ ही साथ इस कालखंड में राजपूत राजाओं का उदय होता है। इस कालखंड में या इस वर्ग में, इस भाग में राजपूत राजाओं का उदय होता है। जैसे गुर्जर प्रतिहार, राजपूत, परमार ये होते हैं, चंदेल, चौहान, राष्ट्रकूट होते थे। तो प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चंदेल, राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों का होता है जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पे शासन किया हुआ था। और साथ ही साथ अगर देखें यह कालखंड सामंतवादी और क्षेत्रीय शक्तियों का उभारवाद था। तो सामंतवाद और क्षेत्रीय शक्तियां ये छोटे छोटे क्षेत्र थे जहां पे छोटे छोटे राजाओं का क्या हुआ, उदय हुआ। जैसे चोल, चेल और पांडे, राष्ट्रकूट राजवंशों का उदय हुआ। तो इसमें हम लोग आगे जब देखेंगे तो आपको बताते चले कि यहाँ के प्रत्येक कालखंड परीक्षा के उपयोगी के लिए प्रत्येक कालखंड का अपना एक प्रमुख क्या है, शासक हुए। प्रत्येक कालखंड में प्रमुख शासकों का नाम और उनके कार्यकाल दिए गए हैं और साथ ही साथ महत्वपूर्ण युद्धों और संधियों की तिथियों को निर्धारित किया गया। महत्वपूर्ण युद्धों और संधियों की तिथियों को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया। सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन भी हुए। सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन भी हुए। इन आंदोलनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली या मध्यकाल में जो स्थापत्य कला था, स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। उसमें प्रशासनिक सुधार क्या हुए और भू राजस्व व्यवस्था क्या हुई। तो आपको बताएं मध्यकालीन में आपके 2 चीज, एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे कौन थे, शेरशाह सूरी, गजे सिकंदरी और कौन से थे, इन लोगों ने भूमि की पैमाइश के लिए अलग अलग चीजें बनाई, अलग अलग पैमाने बनाए। और प्रशासनिक सुधार में हम लोग देखें तो तुर्क ए चहलगामी 40 सरदारों का एक होता था जो प्रशासन को देखता था दिल्ली सल्तनत में। तो आगे हम लोग देखेंगे तो आप देखिए दिल्ली सल्तनत का जो काल स्टार्ट होता है वो 1206 से 1526 तक स्टार्ट होता है, जब बाबर भारत पे मुगल काल की स्थापना करता है। यानी दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल काल की स्थापना तक के समय को, यानी 1206 से लेकर 1526 तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का काल कहते हैं। तो इस कालखंड को, यानी भारत में दिल्ली सल्तनत जब हुआ तो यहाँ पे कैसे ये राजवंश स्थापित हुए, क्या कारण था कि ये हुआ। तो आपको बता दें कि जो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे जैसे 5 वंश आएगा जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने शासन किया 5। तो इसको एक शॉर्टकट ट्रिक होती है याद करने के लिए, क्रम से बैठाने के लिए प्रश्नों में, कि दिल्ली सल्तनत के वो कौन से 5 वंश थे जो क्रम से हैं। तो इसका है गुल खिले तुम शायद लोगे। क्या है? गुल खिले तुम शायद लोगे। मतलब यहां से देखिए क्या है
गुल खिले तुम शायद लोगे। इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है आपको बताएं क्या है। जैसे गुल खिले तुम क्या है शायद लोगे। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है आपको बता दें, गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल का मतलब गुलाम वंश, कौन सा गुलाम वंश। खिले का मतलब खिलजी वंश, कौन सा खिलजी वंश। और तू का मतलब तुगलक वंश, तुगलक लक वंश। तुम का मतलब क्या होगा तुगलक वंश। और शायद का मतलब होगा सैयद वंश, कौन सा सैयद वंश। और लोगे का मतलब होता है लोदी वंश, कौन सा लोदी वंश। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है गुल खिले तुम शायद लोगे। दिल्ली के ये 5 कौन से 5 वंशज हैं जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश स्टार्ट होते हैं। तो ये जो लोदी होते हैं यही भारत में बाबर को क्या करते हैं, इसी के वंशज के लोग इब्राहिम लोदी होते हैं। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है तो उनके जो थे लोदी, उन्होंने ही दिल्ली पे मुगल काल के लास्ट में लाते हैं भारत में, क्या करने के लिए आक्रमण करने के लिए। तो गुल खिले तुम शायद लोगे, तो ये क्या हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश हुए। और साथ ही साथ इस दौरान इस्लाम, कौन सी इस्लाम संस्कृति का भारत में क्या होता है प्रवेश होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो आपके आगे आपको बताएं इसी कालखंड में आपके आते हैं मुगल वंश। ये हम लोग केवल जरा जरा सा भाग को पढ़ रहे हैं, अभी एक एक पार्ट को उठा के पढ़ेंगे। प्रारंभिक मध्यकाल, फिर क्या होगा मुगल दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल काल, फिर उत्तर मुगल काल। ठीक है, तो इसमें मुगल काल को हम जानेंगे कि मुगल काल की स्थापना करने वाले कौन थे, बाबर थे। कौन थे, मुगल काल की स्थापना करने वाले बाबर थे जो 1526 में हुए थे। तो देखो इस कागज शासन काल में हम बाबर से लेके किसके तक, औरंगजेब तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक के काल को हम क्या कहेंगे, हम शासन को देखेंगे। और बाबर से औरंगजेब तक का जो शासन काल है उसको मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, वास्तुकला, कला, साहित्य और वास्तुकला के साथ साथ प्रशासन में अभूतपूर्व विकास हुआ। प्रशासन में अभूतपूर्व विकास हुआ मतलब यहाँ की कला जो थी, साहित्य जो था, वास्तुकला यानी जो था, और साथ ही साथ प्रशासन में अभूतपूर्व क्या हुए थे, विकास हुए थे। तो ये जरा सा देख रहे हैं हम लोग, इसके बाद और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसी में अगर हम आपको आगे बताएं तो उत्तर मुगल काल यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद, किसकी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल काल का पतन क्या हो गया था, शुरू हो गया था। मुगल काल का पतन शुरू हो गया और क्षेत्रीय शक्तियां जैसे मराठा, हैदराबाद के सिख, नहीं सॉरी मराठा, जूनागढ़, ये नहीं, इसमें मराठा, सिख और कौन से रोहिला का उदय हुआ। तब जाके धीरे धीरे ये क्या है मुगल काल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और आगे आपको बताएं तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, प्रारंभिक मध्यकाल। जो प्रारंभिक मध्यकाल आपको हमने बताया वो कब से कब, 8वीं अनुसूची से 8वीं ईस्वी से कब तक, 12वीं ईस्वी सन तक होता है। 8वीं ईस्वी से 12वीं ईस्वी तक होता है। इसमें आपको हम बताते चले कि जो राजपूत वंश थे वो खास करके 3 राजवंश हुए, जिसमें कौन से, प्रतिहार, चौहान और परमार। प्रतिहार, चौहान और परमार राजवंश हुए। तो जिसमें गुर्जर प्रतिहार, जिसमें जब हम गुर्जर प्रतिहार को में पढ़ेंगे तो उसमें हमें पढ़ना किसको है, नागभट्ट को, और किसको पढ़ना है, प्रतिहार को। गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट और मिहिर भोज, ये 2 प्रसिद्ध राजा उस समय के क्षेत्रीय राजा हुए जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नागभट्ट और मिहिर के। और अगला जो चौहान है, इसमें आप जानते हो पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और परमार में वंश में हम लोग क्या पढ़ेंगे, राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे। किसके, राजा भोज के बारे में हम लोग परमार में पढ़ेंगे। और आगे आपको चलते चलते बताते चले कि
जो आपका हमारा दक्षिण के राजवंश है, कहाँ के दक्षिण के राजवंश है, जिसमें चोल, चेल और कौन से हैं, पांडे। देखिए चोल, राष्ट्रकूट और पल्लव है। तो ध्यान से समझिए, ये त्रिकोणीय संघर्ष होता रहता है इसमें, किसमें, इन लोगों में। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट में किसे पढ़ेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन है, धारावर्ष, कौन है, अमोघ वर्ष, धारावर्ष और कौन, अमोघ वर्ष। चोल में हम लोग पढ़ेंगे राज राजा जो प्रथम है, कौन है भैया, राज राज चोल, राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसमें जो मंदिर की स्थापत्य कला का विकास हुआ वो किस काल में, दक्षिण के राजवंश में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे चोल, राष्ट्रकूट, पल्लव, तो उसमें हम लोग इनको देखेंगे, ठीक है। और इनकी संस्कृति के बारे में, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। तो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है प्रश्न, खजुराहो का मंदिर किस शासनकाल में बना, किसने बनवाया, ये किस स्थापत्य कला का है, किस वंश ने बनवाया। तो खजुराहो से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया, तो चंदेल वंश के शासक ने खजुराहो का मंदिर बनवाया। और इसकी संस्कृति साहित्य का विकास हुआ, इसमें क्या हुआ, संस्कृति साहित्य का विकास हुआ, जिसमें राजस्थानी चित्रकला, कौन सी, राजस्थानी चित्रकला का इसमें क्या हुआ, विकास हुआ। और आगे आपको बताते चले कि इनके जो महत्वपूर्ण क्या थे, युद्ध और क्या थे, संघर्ष जो थे, तो इसमें आप देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, उसमें तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण संघर्ष में हम लोग तराइन का प्रथम युग और अन्य संघर्ष पढ़ेंगे। तराइन का प्रथम युग क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 में प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है, हारने के बाद वह भाग जाता है और भागने के बाद फिर दोबारा से 1 साल बाद फिर वो क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद पुनः मोहम्मद गोरी को युद्ध में हरा के और उसे बंदी बना के उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का प्रथम युद्ध ये बार बार पूछा जाता है किसके किसके बीच हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, ठीक है। अब उसी में हम लोग पढ़ेंगे तुर्की आक्रमण के बारे में, तुर्क का आक्रमण जो हुआ था, तैमूर लंग और ये जो लोग थे उनके आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो प्रमुख विशेषता की बात हम लोग पढ़ेंगे यानी इस काल की, तो उसमें देखेंगे कि सामंतवाद का उदय होता है। क्या, सामंतवाद का उदय होता है। और इस कालखंड में सामंती अर्थव्यवस्था, कैसी, सामंती व्यवस्था का क्या होता है, प्रावधान होता है। इस काल में सामंती व्यवस्था क्या हो गई, बहुत ही मजबूत हो गई। राजा ही सर्वा हुआ और राजा अपने सामंतों को राजगीरे देते थे और बदले में क्या लेते थे, सैन्य सेवाएं। राजा जो होते थे अपने सामंतों को क्या देते थे, क्या देते थे, जागीरें देते थे और उसके बदले में उन्हें क्या मिलती थी, सैन्य सेवा मिलती थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि राजा उन्हें इनाम में देते थे और जो सामंत होते थे उनकी अपनी सेना होती थी जो राजा की तरफ से युद्ध में क्या करते थे, लड़ा करते थे। और इसमें हम लोग देखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष। ये उत्तर भारत के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या रखता है, त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष, जिसमें उत्तर भारत में प्रत्याहार, पाल और कौन से, राष्ट्रकूट, प्रत्याहार, पाल और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच में हमेशा अपनी सीमा को लेकर विवाद होता रहता है, संघर्ष होता रहता है। किसके बीच में, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, किस पर, कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रत्याहार, पाल और किसके, राष्ट्रकूट के बीचों में हमेशा संघर्ष होता रहता है। और ये जो संघर्ष चला वो लंबा संघर्ष चलता है। और साथ ही साथ जब आगे आपको बताएं स्थापत्य कला या मंदिर स्थापना की बात करें तो इस दक्षिण भारत में आपको मैं बताता चलूं कि इसमें खजुराहो, आप देख रहे हैं खजुराहो का मंदिर, कहाँ का, खजुराहो का, कोणार्क का सूर्य मंदिर, दक्षिण के बृहदेश्वर मंदिर, ये तो बार बार टेट में पूछा जाता है।
दक्षिण के बृहदेश्वर मस्जिद, ठीक है, किस के अद्भुत स्मारक है? तो दक्षिण के खजुराहो के कोणार्क और दक्षिण के बृहदेश्वर मंदिर बनते हैं जैसे अद्भुत स्मारक बने हुए हैं। ये प्रश्न पूछता। और साथ ही साथ आपको बता दें साहित्यिक विकास, कौन सा साहित्यिक विकास के बारे में देखें तो आपको बताते चले यहाँ की संस्कृति, प्राकृत, तमिल के जो भाषा के जो साहित्य थे इनकी उत्कृष्ट रचनाएं हुई। साहित्यिक विकास में किसके? मध्यकालीन इतिहास के साहित्यिक विकास में देखेंगे तो संस्कृति, प्राकृतिक, संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओं के जो साहित्य थे उनकी उत्कृष्ट रचनाएं मिलती हैं। आगे आपको बताएं कि जो आपका ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो देखिए ये प्रश्न कौन से हैं? ये प्रश्न ये पूछे जाते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के बीच में हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के बीच में हुआ? तो त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के बीच में हुआ? तो आपने अभी देखा किन किन बीच में हुआ, पाल और कौन से? राष्ट्रकूट और चोल राजाओं के बीच में हुआ। देखिए यहाँ पे किसके बीच में हुआ? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया? प्रश्न पूछा है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में हराया? तो उत्तर होगा तराइन के प्रथम युद्ध में। किसमें? तराइन के प्रथम युद्ध में। अब प्रश्न है और राजा भोज किस वंश के थे? तो आपको मिहिर राजा मिहिर भोज वंश के थे। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? आरआरबी में पूछा गया। खजुराहो के मंदिर किस शैली की बनी है? तो स्थापत्य कला की शैली की बनी हुई है। तो देखो मेमोरी के लिए हम लोग ये पाल वंश को त्रिपक्षीय संघर्ष में जानते हैं, प्राप्रा यानी प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का उदय, यानी दिल्ली सल्तनत का जो उदय होता है वो 1206 से 1290 के बीच में होता है। 1206 से 1290 के बीच में दिल्ली सल्तनत का उदय होता है। इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में हम आपको एक थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। जैसे आपने देखा कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देता है, लेकिन फिर एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया? हरा दिया। और हराने के बाद वह भारत से जीत के जब जाने लगा तो उसी के बाद जाते जाते वो क्या हो गया? वो अपने साथ कई गुलामों को लाया था। जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय वहां पे वो मोहम्मद गोरी जो थे उस समय गुलाम पालने की क्या थी? एक प्रथा थी। तो उसके 3 गुलाम थे, एलदौज, कुबाचा और कौन? ऐबक। एलदौज, कुबाचा और ऐबक आपको बताएं कि 3 प्रकार के। देखिए जैसे गुलाम वंश स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो गोरी होते हैं, कौन होते हैं? मोहम्मद गोरी जो थे वो क्या थे? उनके ये गोरी हो गए, मान लिए इनके 3 इनके क्या थे? गुलाम थे। एक था कुबाचा, एक था एलदौज। कौन था? एलदौज। और ये लास्ट में कौन थे? ऐबक। कौन थे? ऐबक। तो आपको बताएं ऐबक को कौन सा मिला? ऐबक को दिल्ली मिला, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उस मोहम्मद गोरी के अनुसार दिल्ली का क्षेत्र किसे मिला? ऐबक को मिला। तो ऐबक जो थे वो क्या थे? आप ध्यान से समझिए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई और जिसके संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्यों? प्रश्न पूछता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आपको बता दें वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। जिन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां से तुर्क से जो खलीफा होते थे, खलीफा के यहाँ से इन्हें सनद मिली हुई थी, प्रमाण मिला हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो आपको बताते चलें कि आप ध्यान से देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई।
दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई, जिसको किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, जो 1206 में दिल्ली में क्या है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। यह भारत में मुस्लिम शासक का पहला अस्थायी राजवंश था। कौन सा, गुलाम वंश। कौन सा, गुलाम वंश जो था वो भारत में मुस्लिम शासक का पहला अस्थायी राजवंश था। इस वंश के शासकों को गुलाम क्यों कहा जाता था, अभी हमने बताया कि गुलाम इसलिए कहा जाता था, देखिए ध्यान से, इसलिए कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद गोरी का ऐबक क्या था, एक गुलाम था। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। हालांकि इस वंश ने भारत में मजबूत प्रशासन व्यवस्था को स्थापित किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में क्या किया, मजबूत व्यवस्था को स्थापित किया। और आपको बताते चले कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इस राजवंश की स्थापना करने वाले थे, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये लाखों का दान करते थे, इन्हें लाख वक्स भी कहा जाता था। तो ये सारी चीजें हम आगे आपको बताएंगे, और आगे आपको बताते चले कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब हम आप लोगों को बताएंगे तो आप समझिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1200 कब भैया, 1206 में, कब, 1206 में, और बैठा, और 1210 तक गद्दी से क्या हो गया, उतर गया, यानी गद्दी से हटा दिया गया। उसके मरने के बाद उसका अगला गुलाम और जो दामाद था वो इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा। तो आपको हम बताएं, ध्यान समझिए, उसने दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। दिल्ली में कौन सा, कुतुब मीनार। आप ध्यान से सुनिए, कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में आप समझिए कि स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किसने की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और इसको कौन, इल्तुतमिश ने पूरा करा। और जब बिजली की गड़गड़ाहट से इसकी दीवारों में हुआ तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत करवाया था। तो देखिए क्या हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया, दिल्ली में कुतुब मीनार, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। उसे लाख वक्स क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो क्या था, बहुत बड़ा दानी था, वो लाखों का दान करता था, इसलिए क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता था। ये पॉइंट याद रखना कि लाख वक्स दिल्ली के शासक में किस वंश के शासक को कहा जाता है, तो लाख वक्स गुलाम वंश के शासक को कहा जाता है। और कौन से राजा को, या कौन से, तो वो होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हें क्या कहा जाता है, लाख वक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लाखों का दान करते थे, और उनकी मृत्यु चौगान, यानी चौगान का मतलब पोलो, जो घोड़े पे बैठ के खेलते हैं, पोलो से खेलते हुए या चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु क्या हो जाती है, और घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये मर जाते हैं तो इनके 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 गुलाम और दामाद वो कौन है, इल्तुतमिश, जो 1211 से 1236 में गद्दी पे बैठते हैं। कुतुबुद्दीन जो इल्तुतमिश जो थे, ये गुलाम वंश के सबसे योग्य शासक थे। क्या थे, सबसे योग्य शासक थे। इन्हें दिल्ली सल्तनत का मंगोल आक्रमण से बचाया। इन्होंने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया, और इन्हें ही, इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने बचा, और इन्होंने उसने चांदी के टंका और तांबे के जीतल, चांदी के टंका और तांबे के जीतल चलाई। ये एक प्रकार की मुद्रा थी। ये क्या थी, एक प्रकार की मुद्रा थी। उसने एकता प्रणाली, कौन सी, एकता प्रणाली की व्यवस्था की, और तुर्क के चहलगामी, यानी 40 सरदारों का एक समूह बनाया। क्या बनाया, तुर्क ए चहलगामी, क्या बनाया, तुर्क, पूछता है, तुर्क ए चहलगामी, ये क्या थी, एक प्रकार की संस्था थी, जो क्या थे, 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन हुआ करता था, जो प्रशासन की व्यवस्था को देखते थे। तुर्क ए चहलगामी इन्होंने बनाया, और इन्होंने एकता प्रथा, कैसी प्रथा, एकता प्रथा का व्यवस्था भी इन्होंने किया। और आगे आपको बताते चले कि ये जो कौन थे, आपके इल्तुतमिश, इन्होंने ही क्या है, तुर्क के चहलगामी, एकता प्रथा और ये सारी चीजें बना। और आपको बताते चले कि जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश की एक पत्नी थी रुकनुद्दीन। कौन थी, रुकनुद्दीन, जो क्या है, इसकी इल्तुतमिश की दूसरी पत्नी थी
नहीं। हाँ, इल्तुतमिश थे, ये गुलाम वंश के सबसे योग्य शासक थे और दिल्ली में इन्होंने बताया। तो इनकी जो ये इल्तुतमिश वास्तविक रूप से चाहते थे कि हमारे बाद दिल्ली की गद्दी कौन संभाले, रजिया सुल्तान संभाले। लेकिन यहाँ के जो 40 तुर्क सरदार थे वो ये नहीं चाहते थे कि दिल्ली की गद्दी पे रजिया सुल्तान बैठे। लेकिन हाँ, हम कह रहे थे ना, इसकी एक पत्नी तुर्कान शाह थी। कौन थी? तुर्कान शाह थी, जिससे उसका एक बेटा हुआ रुकनुद्दीन। तुर्कान शाह चाहती थी कि मेरा बेटा ही गद्दी पे बैठे। तो प्रश्न उठता है, तुर्कान शाह कौन था? तो तुर्कान शाह एक मामूली दासी के रूप में इल्तुतमिश के साम्राज्य में भर्ती हुई थी। वो अपनी बुद्धिमत्ता और खूबसूरती के कारण एक दासी से महारानी बन बैठी और जिससे एक पुत्र हुआ रुकनुद्दीन फिरोज। और वो क्या हुआ, वो गद्दी पे बैठाना चाहते थे, लेकिन वो इतना अलग टाइप दूसरे हिसाब का व्यक्ति था कि उसको गद्दी पे बैठाने के 1 साल के अंदर ही लगभग 3 या 4 महीने तक गद्दी पे बैठा। उसके बाद उसको गद्दी से हटा के किसको? रजिया सुल्तान को। किसको? रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठाया जाता है। तो इतिहासकार मिन्हाज सिराज कहते हैं, इतिहासकार मिन्हाज सिराज कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की सबसे योग्य शासकों की बात की जाए तो उसमें रजिया सुल्तान का नाम आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे योग्य शासकों की बात की जाए तो उसमें रजिया सुल्तान का नाम आता है, लेकिन उसकी असफलता का केवल व केवल एक कारण था कि वह क्या थी? स्त्री का होना। यानी उसके स्त्री का होना क्या कहलाता है? उसके सबसे प्रमुख या दिल्ली सल्तनत के सबसे अच्छे शासकों की तुलना की जाती, लेकिन वो क्या है? स्त्री होने के कारण ऐसा नहीं हुआ। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक, कब? 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठी। और आपको बताएं, भारत की वो पहली महिला थी। सोचिए, जब उस समय इस्लाम धर्म क्या था, एकदम पीक पे था, उस समय लोग स्त्रियों को पर्दा, यानी क्या है, पर्दे के पीछे रहने की व्यवस्था थी। उन्हें समाज के सामने प्रस्तुत नहीं करना था, यानी सामने नहीं आना था। उस समय रजिया सुल्तान क्या है? पुरुषों के गणावेश में सामने आई। वो लाल कुर्ती पहनती थी। क्यों लाल कुर्ती पहनती थी? क्योंकि लाल रंग जो था वो न्याय का प्रतीक था इस्लाम में। तो देखो, एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी, उसने पर्दा प्रथा का क्या किया? विरोध किया। उसने पर्दा प्रथा का विरोध किया और साथ ही साथ पुरुषों की तरह शासन किया, यानी पुरुषों की तरह वह गद्दी पे बैठती, उनके जैसा गणावेश धारण करती, यानी वस्त्र को धारण करती। तुर्क सरदारों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। देखो, मैंने बताया ना कि वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पे बैठे, यानी इस्लाम धर्म में लोग क्या है, नहीं मानना चाहते थे। और अंततः उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। कहाँ पे? हरियाणा में उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो जैसे ही ये रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती है तो उसके बीच का जो ये शासनकाल आप देख रहे हैं, इसके बीच में बहराम शाह, आराम शाह, ये कई शासक राज्य करते हैं। ठीक है, बहराम शाह, आराम शाह, रजिया सुल्तान के बाद कई शासक राज्य करते हैं। उसके बाद आपके आते हैं सबसे सभी प्रमुख शासकों में आ जाते हैं बलबन। तो आपको मैं बताऊं, बलबन की एक पुत्री होती है जिसका विवाह जो अगले शासक होते हैं और जिसका बहराम शाह से इनका क्या होता है, उसकी बेटी से ये विवाह कर देते हैं। और बलबन ने, इतिहास में लिखा गया है कि बलबन ने अपनी बेटी से उस शासन पाने के लिए अपनी बेटी से उसके पति को ही भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाने के लिए कहते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जहर मिलाने। और बलबन जो है ये क्या थे? बलबन एक छोटे से सरदार, यानी इक्ता का क्या था? इक्तेदार था। इक्तेदार से आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। तो इसका शासनकाल आपको बता दें, इसका शासनकाल जो है 1266 से 1287 तक है। इसने क्या? रक्त और लौह की नीति अपनाई। क्या अपनाई? रक्त और लौह की नीति, लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसका क्या मतलब होता है आपको मैं बताऊं? लौह और रक्त की नीति का मतलब होता है
कि इसे दाग और हुलिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या? दाग और हुलिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसने सिजदा पैबोश, क्या चीज? सिजदा पैबोश की एक प्रथा, जो कौन सी प्रथा थी? देखिए यहाँ पे दिया फारसी प्रथा। कौन सी प्रथा? फारसी रीति रिवाज के अनुसार उसने सिजदा और पैबोश की क्या की थी? सिजदा और पैबोश की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो आपको बताएं लव और रक्त की नीति का मतलब होता था कि वो जितने सेना थे उनको दाग और हुलिया, लव और रक्त की नीति की प्रणाली अपनाई थी, ठीक है। और उसमें क्या था? सिजदा, जिससे हम क्या कहते हैं? षष्टांग प्रमाण, यानी छह दंडवत, यानी पेट के बल लेट जाओ और किसी को प्रणाम करना, ये क्या कहलाता है? सिजदा। और पैबोश का मतलब क्या होता है? पैरों को चूमना। यानी हम किसी के साथ जब मिलते हैं तो जैसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग करते हैं, तो उस जमाने में क्या होता था? दंडवत आदमी लेट जाता था और उसके बाद राजा के पैरों को चूमता था, तो उसे ही क्या कहा जाता है? सिजदा और पैबोश की प्रथा लगाई। उसने मंगोलों को रोकने के लिए सीमा पर मजबूत किलेबंदी करवाई, यानी सीमा को चारों तरफ से क्या किया? किलेबंदी करवाई, ठीक है। कौन? बलबन ने करवाई। और आगे आपको बताते चले एग्जाम के फैक्ट से, तो आपको देखिए यहाँ पे बता रहा है क्या? गुलाम वंश के जो आपके थे, गुलाम वंश के 4 शासक, विशेष रूप से वो थे ऐबक को संस्थापक, इल्तुतमिश को संगठनकर्ता या वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है, और रजिया सुल्तान जो थी वो पहली महिला, और जो बलबन थे वो सुदृढ़ शासक, यानी क्या है? सुदृढ़ करता थे, और प्रत्येक ने 2 से 3 प्रमुख कार्य किए और एक स्मारक भी बनवाए रखे, ठीक है। ये था। तो आगे हम लोग देखते हैं खिलजी वंश। किसको देखते हैं? खिलजी वंश के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो 1290 से 1320, 1290 से 1320 के बीच का जो शासनकाल है वो किसका है? खिलजी वंश का शासक है। तो इसके जो प्रमुख राजा हुए हैं, इसके प्रमुख राजा 3 हुए हैं, एक जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और कौन है? मुबारक शाह खिलजी। ये 3 राजा जो बहुत ही क्या हुए हैं? प्रसिद्ध हुए हैं। 3 राजा क्या हुए हैं? बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो आपको आगे बताएं उसमें से कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जो कहा है 1290 से 1296 तक, ये मात्र 6 वर्ष के लिए शासक करते हैं। तो ठीक है, इनके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे कि जलालुद्दीन जो थे ये अलाउद्दीन के चचा थे। जलालुद्दीन अलाउद्दीन के चचा थे, और ये विजय कौन? जलालुद्दीन क्या थे? ये विजय यानी एक राज्य को जीत के आ रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक लकड़ी का महल बनवाया था। इतिहास में लिखा गया एक लकड़ी का महल बनवाया गया, और लकड़ी के महल के नीचे जो क्या था? नीचे पहाड़ों की तरह नीचे बड़े बड़े पिलर के ऊपर लकड़ी का मकान बल्लियों पे बनाया गया, और उस बल्लियों के नीचे हाथी को बांधा गया। जैसे जलालुद्दीन क्या है? उस महल पे बैठते हैं, नीचे से हाथियां उस बल्ली को खींच लेती हैं, और जलालुद्दीन उसमें गिर के मर जाते हैं। और गद्दी को कौन संभालता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासनकाल के। इन्हें ही वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। और ये कैसे थे? उदार और दयालु शासक थे। अपने भतीजे अलाउद्दीन द्वारा ये क्या किए गए थे? मारे गए थे। तो उनको मारने की कई कई कहानियां, कोई लोग ये बताते हैं कि जैसे हमने महल के बारे में बताया, कोई लोग बताते हैं कि समुद्र में जहाज से आ रहे थे, जिस नाव पे बैठे थे उसी नाव पे अपने चाचा की कौन? जलालुद्दीन हत्या कर देते हैं, ठीक है। जलालुद्दीन की हत्या कौन कर देते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने देख जाना कि ये क्या है? सबसे शक्तिशाली शासक हैं। इनका जो व्यवस्था थी वो बाजार कंट्रोल, यानी क्या है? मार्केट कंट्रोल बहुत ही बढ़िया था। और मंगोल के खिलाफ इन्होंने विजय किया, और दक्षिण भारत के खिलाफ इनके अभियान थे। तो जब हम पढ़ेंगे तो इनके दक्षिण के अभियान, उत्तर के अभियान के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं जो 1306 से 1320 तक गद्दी पे बैठते हैं। 1300 जिन्हें कहा जाता है ये अलाउद्दीन के पुत्र होते हैं, लेकिन ये कमजोर शासक थे जिन्हें खुसरो खान द्वारा
क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे अपने जीते ही इन्हें क्या है अभियान पे भेजते हैं जहां इनके बेटे को मार दिया जाता है और ये पागल होके घूमने लगते हैं, ये कहा गया है, ठीक है, इतिहास में। आगे हम लोग देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो महान विजेता थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे महान विजेता थे, जबकि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन थे। कौन थे, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग बताएं तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके सत्याग्रह की थी, प्राप्त की थी। अपने चाचा की हत्या करके वो गद्दी को प्राप्त किए थे। तो ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे ये उनकी विजेताएं हैं। सैन्य अभियान में हम लोग पढ़ेंगे गुजरात का अभियान। क्या, गुजरात के अभियान के बारे में देखेंगे तो उसने गुजरात पर आक्रमण किया और देवगिरी यानी दौलताबाद को जीता। किसको जीता, दौलताबाद को जीता। यहां से उसे अपार धन की प्राप्ति हुई, अपार धन की प्राप्ति। तो आपको मैं बताऊं देवगिरी के जो राजा थे महेंद्र देव, कौन थे, महेंद्र देव, उनकी पत्नी को ये जीत लाते हैं और इन्हें भगा देते हैं। बाद में आगे चल के इन्हें वो क्या करते हैं, सम्मान के तौर पे बताते, मित्र के तौर सम्मान के तौर पे इन्हें देते हैं। आगे क्या है, रणथंभौर का अभियान, जो कब है भैया, 1301 में। कब है, 1301 में। राजपूत राजा हमीर देव, किसको भैया, राजपूत राजा हमीर देव को ये क्या करते हैं, पराजित करके रणथंभौर को जीत लेते हैं। ठीक है, रणथंभौर को जीत लेते हैं। और इसी में आगे आपको बताएं चित्तौड़, ये क्या है, यही अलाउद्दीन खिलजी है जो रानी पद्मावती, किसकी, रानी पद्मावती के बारे में इन्होंने उसकी सुंदरता के बारे में पढ़ा और पृथ्वीराज रासो ने ही पद्मावती लिखी हुई थी। तो देखिए राणा रतन सिंह की, किसकी, राणा रतन सिंह की हराया और रानी पद्मावती की कथा इसी से जुड़ी हुई है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन 13,000 राजपूत महिलाओं ने क्या किया था, जौहर किया था। तो आपको बता दूं जौहर प्रथा के बारे में, जौहर प्रथा क्या होती है। ठीक है, जौहर प्रथा का मतलब होता है, जौहर क्या है, जौहर प्रथा का मतलब होता है, आपको मैं बताऊं कि जब कभी भी एक राजा दूसरे राजा के ऊपर अभियान करता है, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है, तो जब किसी राजकुमारी यानी सभी राजकुमारियां पटरानियां एक महल में एक साथ होती हैं, जब उन्हें पता लग जाता है कि हमारे जो राजा हैं अब वो क्या हो जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे, उन्हें बंदी बना लिया जाएगा, तो वो दूसरी की गुलामी यानी दूसरे राजा के यहाँ जाने से बढ़कर उनके यहाँ हवन कुंड, बहुत बड़ा सा अग्नि कुंड होता है, उस कुंड में जितनी भी रानियां और पटरानियां होती हैं वो क्या करती हैं, उसमें कूद जाती हैं। कूदने के बाद वो खुद को जिंदा आग में जला देती हैं, जिसे कहा जाता है जौहर। तो राजस्थान में जो जौहर प्रथा है, आपको ये मैं बताऊं, वहां पे जहां पे रानी पद्मावती ने जौहर किया था, तो लोग कहते हैं आज भी वहां से कराहने की आवाज आती है जौहर प्रथा में। ठीक है, तो उसी के बाद हम लोग देखेंगे कि ये दक्षिण भारत का अभियान क्या है, दक्षिण भारत का अभियान। तो उसने देखेंगे उसका एक सेनापति था मलिक काफूर, ये सेनापति के साथ साथ यह एक दिनारी भी था, इसे एक दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक प्रकार का किन्नर भी था। क्या था, किन्नर भी था मलिक काफूर, जो क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मार्केट से खरीदा हुआ था 1,000 रुपए में। ठीक है, उसके सेनापति का नाम मलिक काफूर था, जो दक्षिण भारत के राज्यों, ठीक है, दक्षिण भारत के जो राज्य थे देवगिरी, वारांगल, होयसल, पांडे को पराजित किया था। अकेले मलिक काफूर ने उसे क्या किया था, पराजित किया था। तो इसी दक्षिण के अभियान के साथ उन्होंने ही, ठीक है, उन्होंने ही किया था। अगला है मंगोल आक्रमण, यानी उसने 1299 से 1308 के बीच में मंगोलों के लगभग 6 से 7 आक्रमणों, कितने, 6 से 7 आक्रमणों को सफलतापूर्वक क्या किया था, विफल किया था। यानी मंगोल को भारत पर आक्रमण करने से रोका
था। ठीक है, अब ये हो गया। और इसी में हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण थे, तो देखिए बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन ही एक ऐसा शासक था, अलाउद्दीन ही एक ऐसा शासक था जिसने जिस वस्तु का मूल्य अपने शासन के प्रारंभिक काल में निर्धारित किया, उस वस्तु का मूल्य वो जब तक शासक किया तब तक उसका मूल्य वही था। ये उसकी बाजार व्यवस्था थी। और वो बाजार में गुप्तचरों को भी रखा हुआ था। क्या है, गुप्तचर जिन्हें वरीद और मुनहियान नियुक्त किए थे, जो बाजार के लिए थे, वो बाजार में देखते थे। तो आपको मैं बताऊं जो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था है, उसमें बाजार नियंत्रण में अलाउद्दीन खिलजी के सख्त मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वही चीज हमने बताया ना कि जिस वस्तु का मूल्य एक बार स्थापित कर दिया, जैसे इस पेन का मूल्य अगर 5 रुपए है, तो अलाउद्दीन खिलजी जब तक शासक किया तब तक इस कलम का मूल्य 5 ही रुपए था। तो इस तरह से उसका किया गया। ठीक है, तो आगे देखिए उन्होंने क्या किया, सख्त मूल्य लागू किया। उसने दिल्ली में 3 बाजार बनाए थे। ठीक है, दिल्ली में कितने बाजार, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मिलती थी। 3 बाजार, अनाज के लिए अलग, कपड़े के लिए अलग और घोड़ों तथा दासों के लिए अलग उन्होंने बाजार बनाई थी। और इसके लिए दीवाने रियासत, कौन सी, दीवाने रियासत नामक विभाग की बनाई थी, विभाग बनाया था, जो क्या करता था, जो बाजार की निगरानी करता था। और इसके जो गुप्तचर थे उनमें वरीद और मुनि हियान नियुक्त किए थे, जो बाजार में आते जाते थे। और मूल्य के नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था, सेना को कम से कम खर्चे पर क्या करना, व्यवस्था। सबसे पहले सब्सिडी व्यवस्था जो आती है, आप लोग हम लोग समझते हैं सब्सिडी व्यवस्था, ये किसने दी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही दी थी। किसको दी थी, अपने सैनिकों को दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें, ध्यान से समझना, अलाउद्दीन खिलजी ने ही उन्हें क्या किया था कि बड़ी बड़े लोगों से, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी कहता था, क्या कहता था कि नहीं, ये बलबन में हो, बड़े बड़े राजाओं को या एक साथ एक समारोह में इकट्ठा होने नहीं देता था। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था थी। और आगे आपको इसमें बनाए दीने को ही व्यवस्था, दीने को ही व्यवस्था की हुई थी। तो बाजार नियंत्रण हो गया। अब देखिए सैन्य, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था, यानी प्रशासनिक सुधार में हम लोग देखेंगे तो भू राजस्व सुधार। क्या था, भू राजस्व सुधार के बारे में देखेंगे तो भू राजस्व सुधार में आपको बताएं उपज का लगभग 50% कर लेते थे। कितना भैया, 50% वो क्या लेता था, टैक्स के रूप में लेता था। कितना, 50% टैक्स के रूप में लेता था। और साथ ही साथ उपज का लेता था। और 50% टैक्स के रूप में लेता था। और वो भूमि को सीधे माप यानी मशाहत, कैसे, मशाहत यानी नाप की व्यवस्था उन्होंने नापा। ठीक है, और वो बिचौलियों को, किसको, बिचौलियों को सख्ती कम कर दी। वो क्या किया, बिचौलियों को सख्ती कम कर दिया। उन्होंने टैक्स, खुम्स, खराज, जकात, जजिया, ये सब कर लगाए हुए थे। ठीक है, तो खुंस खराज जो है, खुंस क्या होता था, तो युद्ध में लूट का लगभग 1/5 भाग वो सरकार के राहत कोष में क्या करते थे, दान करते थे। ठीक है, ये होता था। और आगे हम आपको बताएं सैन्य सुधार में, तो हम आपको बताएं उन्होंने दाग तथा हुलिया, कौन सी, दाग तथा हुलिया, ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, दाग और हुलिया के प्रणाली लागू की थी। पहले होता क्या था कि उस काल में जो सामंत होते थे उनके यहाँ क्या होते थे, सैनिक और घुड़सवार होते थे, घोड़े होते थे। तो पता चलता था कि उनके पास 5 ही घोड़े हैं। कितने, 5 ही घोड़े हैं। 2 सामंत आपस में मिलके इस राजा को बोल देते हैं कि 10 घोड़े मेरे पास हैं।
तो उसके घोड़े को एक बार ये गिना देते, इसके घोड़े को वो गिना देते। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो परेशान था, तो उसने क्या काम किया कि जो मेरे यहाँ रहेगा, मेरा जो सामंत रहेगा, उसके घोड़े को गर्म लोहे से दाग दिया जाता था और वहां का जो सैनिक होता था उसके लिए उन्होंने एक वस्त्र, एक ड्रेस के रूप में बनाया। तो इसे ही घोड़े के जो दागा गया उसे दाग, और जो उसमें सैनिक बैठा था उसका जो हुलिया, उसका जो पोशाक था वो लगाया। इसे ही दाग और हुलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने देखो यहाँ पे चेहरा यानी सैनिकों का विवरण प्रणाली शुरू की, दाग और घोड़ों पे निशान की प्रणाली, इसी को ही दाग और हुलिया के नाम से भी जाना जाता है। सैनिकों को नगद वेतन, ये क्या करते थे, ये सैनिकों को नगद वेतन दिया करते थे। और इनकी अस्थाई सेना का क्या कर दिया, संगठन या गठन किया। क्यों किया अस्थाई सेना का, जब इन्होंने अपने 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 राज्य के जितने थे यानी सामंत, उनके घोड़ों को दाग लगा दिए, तो अब इनके घोड़े कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते थे। क्यों, क्योंकि उस पे इनकी मोहर लगी हुई थी। तो इनकी सेना क्या हो गई, अस्थाई हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे बाजार नियंत्रण के बारे में। क्या देखेंगे, बाजार नियंत्रण। ठीक है, बाजार नियंत्रण के बारे में देखेंगे तो इन्होंने शराब पे क्या लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था। शराब पे क्या लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था। तो आपको बता दूं मैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण कैसे किया, उन्होंने शराब को बंद कर दिया, शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और उन्होंने गुप्तचरों की व्यवस्था मजबूत की। यानी उसके क्या थे, गुप्तचर, खुफिया विभाग, गुप्तचर या खुफिया विभाग बहुत ही मजबूत किया। और साथ ही साथ उन्होंने विद्रोह की संभावना को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जानते हो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया कि कोई बड़े रैंक के अधिकारी हैं, बिना उसके पूछे किसी भी शादी या समारोह में एकत्रित नहीं हो सकते थे। इसके लिए वो कहता था कि अगर दो बड़े अधिकारी एक रिश्तेदार होंगे तो वो मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने जो विद्रोह की संभावना थी उसे भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, इसलिए उन्होंने ही उसे विद्रोह की भावना को बंद कर दिया। ठीक, विद्रोह की भावना को बंद कर दिया। विद्रोह की भावना को बंद कर दिया। आगे हम आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ पे हम लोग बाजार नियंत्रण देख लिए थे, दीवाने मुख्य उद्देश्य था बड़ी सेना को घोड़ा को विभाग। हाँ देखिए आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम के ट्रिक्स से। ठीक है, 12 से मंग यानी बाजार नियंत्रण में राजस्व सुधार, सेना सुधार और मंगोल को इन्होंने क्या किया था, स्थापित किया था। तो आपको मैं बताऊं कि इनका जो स्थापत्य कला था, स्थापत्य कला के बारे में आपको बताएं कि इन्होंने अलाई दरवाजा जो बनवाया था वो क्या था, कुतुब परिसर में था। क्यों बनवाया था कि जब ये दक्षिण के भारत के अभियान को जीत के आए थे तब इन्होंने क्या किया था, अलाई दरवाजा बनवाया था। तो देखो इनका बाजार नियंत्रण के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है, इनका अलग अलग था। स्थापत्य कला में इन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया, शीरी का किला बनवाया, 1000 सुतून महल यानी 1000 स्तंभों वाला क्या बनवाया, महल बनाया, 1000 महल। ठीक है, और उन्होंने जमात खाना भी बनवाया। क्या बनवाया, जमात खाना भी बनवाया। ठीक है, और इसमें आगे आपको देखें तो एक ये क्या है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, इसको हमें देखना है। जैसे क्या है, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण और दक्षिण के अभियान में मलिक काफूर की भूमिका, चेहरा, दाग और उलिया, मंगोल आक्रमण ये होते थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन के बाद हम लोग किसके एक नया वंश स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं तुगलक वंश। तो 1320 से 1414 तक स्टार्ट होता है, 1320 से 1414 तक स्टार्ट होता है। इसमें आपको मैं बताते चलूं कि जो इसके सबसे प्रमुख संस्थापक हैं वो कौन है, गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक हैं, और ये 1320 से 1325 तक शासन करते हैं। और इनका तुगलकाबाद दुर्ग निर्माण इन्होंने कराया, और इनके पुत्र जो थे वो कौन थे, जूना खान,
के द्वारा क्या किए गए थे, मारे गए थे। ठीक है, और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें क्या कहा जाता है, पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। और ये 5 विफल योजनाएं बनाए, विद्वान थे लेकिन अव्यवहारिक थे। इनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, विद्वान थे लेकिन ये क्या थे, अव्यवहारिक थे। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने कई राज्य बसाए। ठीक है, जिसमें 1351 से 1388 तक के इन्होंने कल्याणकारी शासन व्यवस्था बनाई। 300 नए शहर बसाए और बर्बरता को क्या किया, समाप्त किया। ठीक है, तुगलक वंश में। ठीक है, इसके जो अंतिम शासक है, आपको मैं बता दूं, इसके जो अंतिम मुगल शासक है, अंतिम तुगलक शासक है, वो क्या थे कि ये 1388 से 1414 तक शासन किए। 1388 से 1414 तक किए। वंश के पतन क्या था, तैमूर का आक्रमण। वंश के पतन के कारण और तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ और सल्तनत सिमट कर कहां तक, दिल्ली तक ही रह गई। इसके जो तुगलक वंश के अंतिम संस्थापक थे। तो देखिए हम आगे इसमें पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसके सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। क्या हुए, इसके जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए वो कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिनकी हम 5 योजनाओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए इनकी 5 योजनाएं क्या थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं में पहला, राजधानी परिवर्तन। ये राजधानी को क्या करते थे, दिल्ली से दौलताबाद वाली बात नहीं है इनकी, ये हाँ वही तो है, देवगिरी यानी दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या अपनी राजधानी कब भैया, 1327 में। कब इन्होंने अपनी राजधानी 1327 में उसने दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। राजधानी स्थानांतरित की उद्देश्य क्या था कि दक्षिण पर बेहतर नियंत्रण बनाने के लिए, यानी दक्षिण के राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित कर दी। अब हुआ क्या, लेकिन दिल्ली के सभी निवासी जबरन कहां पे, दौलताबाद जाने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि वो क्या करते थे, दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए कहा गया। अब 1100 किलोमीटर की दूरी क्या है, यात्रा में हजारों लोग मारे गए। कुछ वर्ष बाद उसने वापस दिल्ली को लौटना पड़ा। यह योजना पूर्णतया क्या रही, असफल रही। इतिहास में कहा जाता है कि कौन है भी वो, इतिहास में राजधानी पर्वत में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया कि तुगलक केवल दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली के चक्कर में ही अपने जीवन को व्यतीत किया। यानी जो जनता थी वो परेशान थी। अभी दिल्ली से दौलताबाद भेजा गया, जो सरकारी कर्मचारी वगैरह लोग थे वो दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से कहां भैया, दिल्ली तक भेजे गए। ठीक है, ये योजनाएं पूर्णतया असफल रही और उसने ही टोकन करेंसी, ठीक है, टोकन करेंसी स्थापित की। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही क्या, टोकन यानी टोकन करेंसी की। उसने तांबे के सिक्के चलाए जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर घोषित कर दिया। यानी टोकन करेंसी, यानी उन्होंने तांबे के सिक्के चलाए और उसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर घोषित कर दिया। यह दुनिया में पहली बार था जो टोकन करेंसी चलाई गई थी। लेकिन लोगों ने घरों के तांबे के सिक्के बनाना शुरू कर दिया। अब भाई जब तांबे के सिक्के हो गए तो लोगों के घरों में तांबे के क्या हुआ करते थे, बर्तन हुआ करते थे। उन बर्तनों को ये क्या करके, तांबे के बर्तन को गलाकर वो सिक्के बनाने लगे। ठीक है, तो सरकारी खजाने में तांबे से क्या हो गया, भर गया और चांदी क्या हो गई, खत्म हो गई। चांदी क्या हो गई, खत्म हो गई। अंत में सुल्तान को सभी तांबे के सिक्के को वापस लेकर चांदी देनी पड़ी, जिससे राजकोष क्या हो गया, दिवालिया हो गया। जिससे राजकोष क्या हो गया, दिवालिया हो गया। तो ये उनका था। यानी इतिहास में पहली बार टोकन करेंसी किसने चलाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब ध्यान से देखिए, इन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की तरह टैक्स लगाए हुए थे। यानी क्या है, अलग अलग टैक्स। ये क्या करते थे, अनाज लेते थे और राजस्व को इन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया था, राजस्व टैक्स को।
तो देखिए दोआब में वृद्धि कर, देखो इनके यहाँ दो तरह का था, जहां की उपजाऊ जमीन जैसी थी उस हिसाब से टैक्स लिया करते थे। तो देखो उसने गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में भू राजस्व का कितना 10 से 20% गुना क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। और उस समय सूखा पड़ गया। हुआ क्या कि जिस बार इन्होंने क्या किया, टैक्स को गंगा दोआब के क्षेत्रों में टैक्स को बढ़ाया, उसी साल क्या हो गया, सूखा पड़ गया। और जब सूखा पड़ गया तो किसान क्या कहे, कर दे नहीं सके और उन्होंने विद्रोह कर दिया, जिससे लाखों लोग मारे गए और पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, ये हो गए मोहम्मद बिन तुगलक के। अब देखिए तुगलक का ये खुरासान अभियान है, ये क्या है, आधा का आधा ये मूर्खतापूर्वक कार्य है। तो देखिए उसने मध्य एशिया के खुरासान और इराक को जीतने के लिए एक विशाल सेना को तैयार कर दी और 1 लाख घुड़सवार इकट्ठा किए। लेकिन अभियान शुरू होते ही पहले योजना क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई और सेना को 1 साल के लिए वेतन देकर क्या करना पड़ा, भंग करना पड़ा। सेना को 1 साल के लिए क्या देकर, वेतन देकर भंग करना पड़ा, जिसमें करोड़ों रुपए, कितने भैया, करोड़ों रुपए क्या हुए, बर्बाद हुए। कितने रुपए, करोड़ों रुपए बर्बाद हुए खुरासान के अभियान। अब उसी तरह से ये कराची है, अब देखिए इसमें सब के सब ठंडे हो जाएंगे यानी बर्फ में। तो देखिए कराचील का जो अभियान था, कराचील के अभियान के बारे में आपको बताऊं तो कराचील का जो अभियान है ये कुमायूं और हिमालय, उसने हिमालय क्षेत्र में, उसने कौन से क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में, उसने हिमालय क्षेत्र में कांगड़ा कुमायूं पर आक्रमण किया और सेना पहाड़ों, बर्फ और स्थानीय आदिवासियों से लड़ नहीं सकी। पूरी सेना गायब हो गई, नष्ट हो गई, पूरी की पूरी सेना क्या हो गई, नष्ट हो गई। और यह योजना भी क्या रही, विफल रही। यह योजना भी विफल रही, यानी कराचील का अभियान भी क्या रहा, विफल रहा। ठीक है, आगे आपको बता दें फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, और किसको, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताएं। तो अभी हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो एक कल्याणकारी शासक था। कैसा था, कल्याणकारी शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक क्या है, 1551 से 1551 से कहा से 1551 से 1588 तक, कितने तक, 1588 तक गद्दी पे बैठा। वह एक कल्याणकारी राजा और धार्मिक शासक था। कैसा था, कल्याणकारी राजा और धार्मिक शासक था, यानी वो ऐसी योजनाएं लाया जिससे राज्य क्या है, अत्यधिक प्रफुल्लित रहा। जन कल्याण के बारे में आगे आपको देखे तो आपको मैं बता दूं इन्होंने क्या किया, जन कल्याण, दीवाने खैरात खोल रखा था। क्या, दीवाने खैरात। इसमें क्या होता था, इसमें गरीबों की सहायता के लिए एक विभाग बनाया गया था, यानी गरीब जो होते थे उनकी सहायता की जाती थी, उसके लिए क्या किया गया था, दीवाने खैरात। ठीक है, और दीवाने इक्तहाक बनाया। इसमें क्या होता था, विधवाओं और अनाथों के लिए पेंशन की व्यवस्था थी। और जानते आपको बताया जाए तो सबसे पहले इतिहास में पहली बार रोजगार कार्यालय जो खोला गया था, रोजगार के लिए कार्यालय, वो किसके शासनकाल में खोला गया था, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खोला गया था। ये बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के लिए इन्होंने ये रोजगार कार्यालय को खोल रखा था। अगला है निशुल्क अस्पताल, जिसे दारुल शफा के नाम से जाना जाता है। कैसे नाम से, दारुल शफा के नाम से जाना जाता है, जहां पे क्या होता है, गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। क्या होता है, गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। और आगे आपको बता दूं कि इन्होंने 300 नए शहर बसाए थे, जौनपुर, जूनागढ़ और कौन से, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, ऐसे लगभग कितने 300 नए नगर को बसाए थे।
और इन्होंने ही सिंचाई व्यवस्था, क्या भाई, सिंचाई व्यवस्था इन्होंने की थी। और इन्हीं के शासन काल में नहरें, 5 बड़ी नहरें जो लगभग कितने 150 मील तक, कितने भाई 150 मील तक 5 बड़ी नहरें, लगभग कितने 5 बड़ी नहरें जो यमुना से हिसार तक जाती थी, जिनकी लंबाई कितनी थी 150 मील लंबी थी, 150 मील लंबी हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग फिरोज शाह कोटला, जो कहाँ पे बनवाया था इन्होंने, स्थापत्य कला, जो दिल्ली का अब इस समय अरुण जेटली के नाम से है, क्या अरुण जेटली के नाम से बना हुआ है। फिरोज शाह कोटला के नाम से मैदान है जिसमें क्रिकेट खेला जाता है। और यहाँ पे इन्होंने अशोक स्तंभ, क्या है, अशोक स्तंभ भी बनाया था, जो कहाँ पे टोपरा हरियाणा से दिल्ली लाया गया। अशोक स्तंभ को टोपरा हरियाणा से दिल्ली लाया गया। खाने जहां, यहाँ पे क्या था, खाने जहां जो तेलंगानी का मकबरा था, किसका, तेलंगानी का मकबरा था। ठीक है, यहाँ पे कई मस्जिदों और मदरसों का क्या हुआ था, निर्माण कराया गया था। कई मस्जिदों और मदरसों का निर्माण कराया गया था। जिसमें धार्मिक नीतियों के बारे में बात करें तो आपको बता दें, यहाँ की जो धार्मिक नीतियां थी वह क्या थी, धार्मिक नीतियां वो कट्टर मुसलमान थी। यानी जो धार्मिक नीतियां थी वो क्या थी, कट्टर मुसलमान थी। धार्मिक नीतियां वो कट्टर सुन्नी मुसलमान, कौन सी, सुन्नी मुसलमान था। उसने जजिया कर, हिंदुओं पर लिए जाने वाला जजिया कर भी लगाया। उसने क्या लगाया, जजिया कर लगाया, और ब्राह्मणों को भी जजिया कर लगाया। तो प्रश्न पूछता है वह पहला शासक कौन था जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। और उन्होंने जजिया कर की छूट दी और मूर्ति पूजा पर क्या किया, प्रतिबंध लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक शॉर्टकट दी गई है, क्या है, 300 खैरात नहर, यानी 300 क्या है, शहर दीवाने खैरात नहर के नाम से जाना जाता है। आगे आपको बताएं तो यहाँ पे देखिए एग्जाम के ट्रिक से 5 योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं दी गई हैं, जिसमें राजधानी परिवर्तन, टोकन मुद्रा, दोआब का कर, खुरासान और कराची, फिरोज शाह के कल्याणकारी कार्य से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लोधी वंश को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।